दोस्तों, किसी भी जंग में दुश्मन को पहले से ही कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी गलती, और ये गलती इत्तेफाक से अमेरिका और इजराइल से हो गई। अब हो गई तो हो गई, और इसीलिए जब ईरान ने पहली बार पलटवार किया, रिटेलिएट किया इजराइल पर, तो अमेरिका को भी दिन में तारे नजर आ गए। इजराइल ही नहीं हिला, वॉशिंगटन भी हिल गया। सच्चाई है आज की तारीख में कि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, इसके निशाने पर, इसकी जद में इजराइल की हर एक इमारत है। और कहने वाले कह रहे हैं कि ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के करीब तक पहुंच गई है। ये अलग बात है कि अमेरिकी मीडिया ने इस बड़ी खबर को दबा दिया। अब दोस्तों, जिस तरह से ईरान हावी है, ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, जिसको लेकर दुनिया सकते में, सबको ताज्जुब हो रहा है कि ईरान अचानक इतना बड़ा पावर कैसे बन गया। दरअसल ये कोई चमत्कार नहीं है। ईरान जो कुछ, जिस तरह से इजराइल को और अमेरिका को बैकफुट पर ले जा रहा है, ये कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि 20-25 वर्षों से ईरान लगातार मिलिट्री और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है। और उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट है, आप कह सकते हैं कि वो चाइना, रशिया, फ्रांस और अमेरिका के बिल्कुल करीब है। और इस कड़ी में ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है फतेह, जो साउंड की, ध्वनि की स्पीड से 5 गुना 10 गुना ज़्यादा है उसकी रफ्तार, उसको अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, उसको इजराइल का एयर डोम रोक नहीं पा रहा है। और इसीलिए ईरान जहां चाह रहा है उस इमारत पर मिसाइल गिरा रहा है। अब चाहे वो मोसाद का दफ्तर हो या फिर डिफेंस का हेडक्वार्टर हो, यहाँ तक कि अमेरिका की एम्बेसी है, वहाँ तक भी मिसाइल ईरान की हमला कर रही हैं। अब दोस्तों, क्योंकि ट्रंप साहब मूलतः जो है वो एक बिजनेसमैन है, वो एक व्यापारी हैं, इसलिए ईरान की जो ताकत देखकर वो चाहते हैं कि कंप्रोमाइज़ हो जाए। इसीलिए उन्होंने कल भी स्टेटमेंट दिया था और आज भी इस बात को दोहराया है कि अगर ईरान युद्ध विराम करता है तो कई बातें ईरान की मानी जा सकती हैं। ये ट्रंप साहब का ऑफर है, बिजनेसमैन ट्रंप का ऑफर है। उधर ईरान का कहना है, जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं खामनेई साहब, खामनेई का कहना है कि नहीं, जंग तभी खत्म होगी अब जब ईरान की सारी शर्तें मानी जाएंगी। जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अब ईरान डिक्टेट करेगा। ये ईरान का वर्जन है। अब आप कह सकते हैं कि इसका मतलब यही है कि फिलहाल इस जंग में ईरान झुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि 25-30 सालों से इस जंग की वो तैयारी कर रहा था। होमवर्क ठीक था ईरान का। अब दोस्तों, जिस तरह से जवाबी कार्रवाई चल रही है, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है, उधर इजराइल भी मोसाद के ज़रिए बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट्स पर स्ट्राइक कर रहा है तेहरान में। अब ये जंग किस मोड़ पर जाती है? क्या ये युद्ध महायुद्ध में तब्दील हो जाता है और कहीं ना कहीं अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन इजराइल के पीछे खड़े हो जाते हैं? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ मुड़ जाएगा? ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी तक जो 4-5 दिन का युद्ध हमने देखा है, 4-5 दिन का, उससे तीन बातें ईरान ने साबित की हैं। दुनिया को 3 बड़े मैसेज ईरान ने पहली बार दिए। नंबर 1 चीज़, फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने यह साबित किया है कि उसकी जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल, वो टेक्नोलॉजी अमेरिका, रशिया और चाइना, अगर इससे ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं, यानी कहीं ना कहीं ईरान अमेरिका, रशिया और चाइना के लीग में खड़ा है मिलिट्री सुपर पावर की, जहाँ तक बात है, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी के दम पे। पॉइंट नंबर 2, अभी तक ईरान की घेराबंदी सभी करते थे, अमेरिका भी, इजराइल भी, उधर कभी कभी सऊदी अरब भी, और भी बहुत सी बादशाह थीं जो ईरान की घेराबंदी करती थी। लेकिन ये जो 4-5 दिन में ताकत दिखी है ईरान की, ईरान आज की तारीख में सऊदी अरब हो या फिर यूरोप के मुहाने पर टर्की हो या बाकी मुल्क हो, इस्लामिक कंट्रीज़ हों, आज मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत के रूप में ईरान इमर्ज हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं ईरान ने अपनी सुप्रीमेसी साबित कर दी है और आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है
उसको तय अब ईरान करने जा रहा है। पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 ये है कि जंग भले ही इजराइल ने शुरू की हो, अमेरिका की शय पर शुरू की हो, सच्चाई ये है कि ये जंग अब ईरान ही ख़त्म करेगा। ये भी एक संदेश ईरान ने देने की कोशिश की है। अब दोस्तों 2 बड़े सवाल हैं और बड़े बुनियादी सवाल हैं। नंबर 1 सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, क्या अमेरिका ये जो ईरान और इजराइल का कन्फ्लिक्ट है इसको रोक पाएगा? जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में हस्तक्षेप किया, कथित हस्तक्षेप किया ट्रंप ने, क्या इस तरह का कोई हस्तक्षेप, क्या इस तरह का कोई ट्रूस, कोई कंप्रोमाइज़ आज की तारीख में ट्रंप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो पिछले कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफ़र भेज रहे हैं। क्या ट्रंप की हैसियत है कि वो ईरान और इजराइल के बीच में समझौता करा दे? ये एक बड़ा सवाल है अमेरिका को लेकर। और दूसरा सवाल है जो इसी से कनेक्टेड है कि ईरान के पास गोला बारूद का, मिसाइल्स का, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का कितना बड़ा ज़ख़ीरा है। क्या 2000 मिसाइलें हैं, 5000 मिसाइलें हैं, या 10,000 से ज़्यादा मिसाइलें, या मिसाइलें उसकी फैक्ट्रीज़ में बन रही हैं और फैक्ट्री जो है वो ईरान के हाथ में है, आत्मनिर्भर है ईरान मिसाइल के मामले में। तो ये जो ज़ख़ीरा है ये कितने दिन का है? इसका मतलब ईरान कितने दिन तक इजराइल से लड़ सकता है? और अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो भी क्या ईरान लड़ेगा और महीनों तक लड़ पाएगा? बिग क्वेश्चन। अब दोस्तों जंग भी बड़ी है, बड़ी पेचीदा है, इसलिए सवाल भी बड़े मुश्किल हैं और इनका जवाब मैं अकेले नहीं दे सकता हूँ। इसलिए आज मैंने एक ख़ास मेहमान को बुलाया है, एम ए काज़मी साहब। एम ए काज़मी साहब पिछले आप कह सकते हैं 25-30 वर्षों से मिडिल ईस्ट पर पूरा फोकस कर रहे हैं। सऊदी अरब की राजनीति क्या है, इजराइल में क्या हो रहा है, फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा है, ईरान क्या कर रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टूडियो से कवर कर रहे हैं, वहाँ जाकर कवर कर रहे हैं, कई बार जा चुके हैं और बड़ी इन डेप्थ नॉलेज, भीतर तक की जानकारियाँ उनके पास है। आज मैंने उनको बुलाया कि काज़मी साहब आप आइए और आपका जो नॉलेज है मैं चाहता हूँ आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो काज़मी साहब को सुनिएगा। और मुंबई से हमारे साथ एस अतर सीनियर पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये भी जुड़ रहे हैं और ये भी लगातार खासकर जो मीडिया का दूसरा पहलू है, मैं CNN BBC की बात नहीं कर रहा, जो ईरान का पहलू है, जो आप कह सकते हैं जो अरब मीडिया है, वहाँ के YouTube चैनल्स हैं, वहाँ की वेबसाइट्स हैं, उनका क्या नज़रिया है, उस नज़रिए से इस जंग को कैसे देखा जाए। तो मैंने अतर साहब को बुलाया, वो मुंबई से जुड़ रहे हैं। इन दोनों को सुनिए, एक तस्वीर जो है वो आपके सामने आएगी कि होने क्या जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 या फिर ट्रंप इस जंग को रोक देंगे या फिर ईरान मानेगा नहीं, झुकेगा नहीं, या फिर इजराइल के पास कोई नई गोट हो। समझने की कोशिश करिए, दोनों को सुनिए, गौर से सुनिए। काज़मी साहब भाई आपकी तो मतलब 24 घंटे मैं कहूँ 24/7 आप फोकस रहते हैं मिडिल ईस्ट पर, उसके डेवलपमेंट को आप लाइव कवर भी करते हैं। मेरा जो सवाल है काज़मी साहब, सवाल मेरा ये है क्योंकि आप इजराइल और ईरान या फिलिस्तीन या फिर सऊदी अरब पिछले कई दशकों से आपका फोकस है, कई मर्तबा आप मिडिल ईस्ट गए हैं, वहाँ से आपने रिपोर्टिंग करी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी, खासकर मैं हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह की बात कर रहा हूँ, इस तरह की टेक्नोलॉजी का इल्म नहीं था इजराइल को? क्या इजराइल को और अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं था कि जो जवाबी हमला होगा उनके आयरन डोम को जो है भेद देगा, उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम को जो है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी और सीधे सीधे मिसाइलें जो है छाती पर आके गिरेंगी इजराइल की? मोसाद पर हमला हो रहा है, खबरें ये भी आ रही हैं कि हाइफा में जो पोर्ट है जिसको मिस्टर अडानी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वहां पर भी जबरदस्त तबाही हुई है। तो तेल अवीव जो राजधानी है उसके भीतर धंस जाना और हाइपरसोनिक मिसाइल का कहर डालना, क्या इसके बारे में CIA को जानकारी नहीं थी, मोसाद को जानकारी नहीं थी? मुझे ऐसा लगता है उन्हें इल्म तो था, लेकिन शायद ये समझ रहे थे कि ईरान धमकी में आ जाएगा, ईरान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, ईरान डर जाएगा। वो उनका कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुआ और जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई, देखिए ताज्जुब की करने की बात है, शायद दुनिया का कोई मुल्क कर सके एक ही दिन में उनका IRGC का सरबराह भी मारा जाता है, फौज का सरबराह भी मारा जाता है, उसी दिन शाम होते होते नए ओहदेदारों को अपॉइंट कर दिया जाता है लीडर के जरिए और रात में जवाबी हमला हो जाता है। यानी इतनी तेजी से रीग्रुप करना,
रीऑर्गेनाइज करना अपने पूरे डिफेंस सिस्टम को, ये दुनिया शायद नहीं समझ रही थी। असल में सबसे बड़ी गलती जो ईरान के बारे में वेस्टर्न जिम्मेदारों की है, वो ये समझते हैं कि ये मौलवी हैं, सर पे अमामा लगाते हैं, इन्हें क्या मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स का। ये इतनी मजबूती से चल रहे हैं कि तमाम पाबंदियों के बावजूद इतनी तरक्की कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि भारत से लेकर के ईस्टर्न यूरोप तक किसी मुल्क की डिफेंस इंडस्ट्री ने इतनी और भी तरक्कियां की हैं, डिफेंस इंडस्ट्री ने जितनी तरक्की ईरान ने की है, इसके बराबर कोई और मुल्क नहीं है जो इंडिजिनस अपना सब कुछ बना रहा है। तो ये बड़ी बात जी, बड़ी बात काज़मी साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान डिफेंस कॉरिडोर की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे थे। हम 25 साल से चाह कर भी, पूरे हिंदुस्तान का आवाम चाहता था कि हम एक जेट इंजन बनाएं और अपने फाइटर प्लेन, जो हमारे फाइटर प्लेन्स हैं, चाहे वो LCA हो या एमका जो है नया, इन फाइटर प्लेन्स में हम वो इंजन फिट करें। हम इंजन नहीं बना पाए 25 साल से, लेकिन काज़मी साहब कह रहे हैं कि पिछले 15 या 20 साल में ईरान ने वो तरक्की की है, खासकर मिसाइल टेक्नोलॉजी में, कि आज अमेरिका की आंखें फटी की फटी रह गई। इजराइल बैकफुट पर है। चीन और रूस भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस तरह की टेक्नोलॉजी उनके साथ भी आके जुड़ जाए। तो ईरान ने कहीं ना कहीं एक चमत्कार को किया है, मतलब जिस तरह से उसने ताकत दिखाई है। और मैं आगे पूछूंगा काज़मी साहब कि ये फतेह मिसाइल पर ही ईरान की दुनिया खत्म हो रही है, या ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी आना बाकी। मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं अतर साहब के पास आ रहा हूँ। अतर साहब के बारे में बताना चाहूंगा कि चाहे वो अरब दुनिया का कोई अखबार हो, कोई वेबसाइट हो, कोई चैनल, उसको पूरा मॉनिटर करते हैं 24 घंटे और काफी जानकारियां रखते हैं। ये जो खबरें आ रही हैं कि बहुत सेलेक्टेड स्ट्राइक्स हैं, मैं हाइफा पोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो 4-5 जगह मोसाद पर, डिफेंस हेडक्वार्टर पर, उनके विदेश मंत्रालय पर, उनके जो है प्राइम मिनिस्टर के रिहाइश पर वहां हमला हुआ, ये खबरें कितनी सही हैं? स्टोरी क्या है, सच्चाई क्या था साहब? जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर में, ईरान उसी तरह से टिट फॉर टैट की रणनीति के हिसाब से अटैक कर रहा है। अगर वो हॉस्पिटल पे अटैक करे, सपोज कीजिए इजराइल, तो ईरान भी जाकर के उसके हॉस्पिटल पे अटैक कर रहा है। ईरान के अगर डिफेंस मिनिस्टर पे, मंत्रालय पे, माफ कीजिएगा, डिफेंस मंत्रालय की जो बिल्डिंग है, अगर उस पर इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर में, तो ईरान भी जाकर के वैसे ही विदेश मंत्रालय की जो बिल्डिंग्स है इजराइल की, उस पर जाकर हमला कर रहा है। आप जो जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग मोसाद का हेडक्वार्टर या आर्मी का हेडक्वार्टर, ये सबको उड़ा के रख दिया है ईरान ने। और क्योंकि ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, ये और नेतन्याहू वाली खबर में कितना दम है कि नेतन्याहू पर ऐसे हमले की कोशिश हुई है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आप वक्त दीजिए, मैं 20 सेकंड का। अगर नेतन्याहू के घर पे हमला नहीं हुआ होता तो नेतन्याहू को ये कहने की जरूरत क्या थी दुनिया से कि मुझे मारना चाह रहा है ईरान? आज का आप उठा के देख लीजिए, नेतन्याहू ने आज बयान दिया है, उनका एक वीडियो आया है जी, हाँ, कि मुझे मारना चाह रहा है ईरान, हमारे बेडरूम तक घुस गया है ईरान। मतलब इस तरह की बातें मीडिया में भी निकल के आ रही हैं। तो ये अपने आप में चीजें बता रही हैं कि 100% खुद कंफर्म कर रहा है इजराइल कि उनके ऊपर में ये अटैक हुआ है, और जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इस तरह की जो डिफेंस से जुड़ी हुई है इजराइल के, उसको तबाह करके उड़ा करके रख दिया ईरान ने। जी। एक अतर साहब, एक सवाल और, एक जो मैं ईरान की कुछ वेबसाइट्स देख रहा था और भी कई चैनल्स देख रहा था, उसमें खबर ये आ रही है कि अभी जो जिस तरह का हमने हाइपरसोनिक मिसाइल देखी है, जो टेक्नोलॉजी हमने ईरान की देखी कि सबमरीन से, पनडुब्बियों से समंदर के अंदर से जो है उसने मिसाइल दागी और आयरन डोम को भेज दिया, क्या ये अभी ट्रेलर है? क्या इससे बड़ा जखीरा है, इससे बड़े भी वेपन्स उनके पास हैं जो अभी ईरान ने इस्तेमाल नहीं किए? देखिए, बिल्कुल मुझे भी यही लगता है, जितना मैं स्टडी किया हूँ ईरान को, कि उनके पास में पूरी एक बेंच तैयार है। वो मिसाइलों की हो या फिर क्या कहते हैं डिफेंस सिस्टम की हो उनके, या फिर उसके बाद उनकी लिटरेसी रेट को देख लीजिए आप, 90% उनकी लिटरेसी रेट है। आप इजराइल उसके सामने कहाँ टिकता है? तो ये जितनी भी चीजें हैं, इजराइल ने अभी माफ कीजिएगा, ईरान ने अभी कोई ऐसी चीज अभी नहीं किया। वो अमेरिका के लिए मुझे लगता है छुपा के रखा है कि जब अमेरिका आएगा तब असल टेक्नोलॉजी ईरान की देखने को हम सबको मिलेगी और दुनिया को मिलेगी। काज़मी साहब भाई, आप तो एक्सपर्ट हैं और कई बार ईरान भी गए हैं, उस पूरे जगह को समझते हैं। ये कह रहे हैं कि अभी जो मिसाइल्स हमने देखी, अभी जो हमला हमने देखा, अभी जो हथियार जो इजराइल पर जो बमबारी कर रहे हैं, ये अभी 20% है ईरान का।
ईरान की जो टेक्नोलॉजी है मिलिट्री की, वो और कहीं ज्यादा कई कदम आगे है। और अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होता है या फ्रांस इन्वॉल्व होता है, उसके बाद असली आतिशबाजी हम देखेंगे। अभी तो कुछ पटाखे निकाले हैं, बम तो अभी यकीनी अलमारी तौर में बंद है। ये बात सही है क्या? क्या क्या बिल्कुल फतेह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल, इससे भी उम्दा टेक्नोलॉजी है आर्मी की, मिलिट्री की उनके पास? वो इस बात को कहते रहे, वो इस हद तक भी कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम के अलावा भी कुछ ऐसा है जो शायद न्यूक्लियर से भी आगे है। उस तरह ओके। की भी उस तरह की चीजें वो कहते हैं, दावा करते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं, आपने अब तक तकरीबन ये 18-19 महीने की जंग देखी है। इस जंग में एक तरफ इजराइल को दुनिया भर से हथियार आते हुए देखें, क्या कभी आपने हमास को या हुथी अंसारुल्लाह को कहीं से हथियार आते हुए देखें? लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं लगातार। ये इंडिकेट करता है कि ऐसे उनके पास स्टॉक हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के। प्लस सिर्फ स्टॉक नहीं है, पहाड़ों के जरिए एक दूसरे से सुरंगों के जरिए कनेक्ट हुए हुए हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है, क्योंकि जब इजरायली कैदियों को छोड़ा गया, आपने देखे वो वीडियो, वो जो लड़ाके निकल के आए हमास के, किसी का चेहरा कमजोर नजर आया क्या? क्या वो इतने मजबूत नजर नहीं आए कि उन्हें खाना दोनों टाइम का मिल रहा है? क्या उनके पास इजरायली हथियार जो उन्होंने छीने हैं वो उन्होंने डिस्प्ले नहीं किए? उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नई 4x4 कारों से निकल करके आए। तो ये इतनी तैयारियां कोई एक दिन की नहीं है, और इन्हें मालूम है कि हम किस दुश्मन से हमें लड़ना है। तो उसी तरह से उनकी तैयारियां भी हैं। तो अभी तक ये जितनी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, कहीं से कोई हथियारों की खेप आती हुई है देखी है आपने इस 20 महीने में? लेकिन ये लोग लड़ रहे हैं, कहीं से तो लड़ रहे हैं ना। ईरान तो एक मुल्क है, एक सरकार है, और वो ऐसी सरकार है कि इतना बड़ा ज्योग्राफी भी उनके पास है, और उनके पास लड़ाके हैं, उनके पास साइंसदान हैं। देखिए, ईरान और अरब मुल्कों में एक बड़ा फर्क है। ईरान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एजुकेशन पे बहुत बड़ा काम किया है। वहां साइंसदान ऐसे पैदा हुए हैं जो इजराइल और अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में भी चीजें उनसे ज्यादा उम्दा किस्म की बना रहे हैं। मुझे याद है लारीजानी ने, जो वहां के एक बड़े नेता हैं, 2 हफ्ते पहले उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि ये लोग पागल हो गए, ये चाहते हैं कि हम फिजिक्स ना पढ़ें, केमिस्ट्री ना पढ़ें, हम फिल्में देखें, हम खेलों में बिजी रहें, तो हम खेलों में बिजी रहें। अब थोड़ा सा लार्जर अगर देखें तो पूरी दुनिया में ये वेस्टर्न मीडिया, ये सब हम लोगों को, हमारे नौजवानों को तालीम से दूर रख के बर्बाद करने का ही तो इंतजाम करते हैं। ईरान ने अपने यहाँ उन चीजों को कंट्रोल किया, तालीम पे, एजुकेशन पे काम किया, जिसके नतीजे में आज पूरे उस वेस्टर्न सिस्टम को अब ये टक्कर देने की हालत नहीं, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं कल प्रोफेसर पाशा को सुन रहा था, और प्रोफेसर पाशा ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि वहां सिर्फ 6 या 8 न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं, हजारों न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। ये बात उन्होंने कही थी। तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि ईरान ने पिछले 25-30 वर्षों में अपनी टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं इम्प्रूव किया है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा चाहे वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी हो, या न्यूक्लियर साइंस हो, या फिर ड्रोन की टेक्नोलॉजी हो, या फिर एयर वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी हो, इन सब में कहीं ना कहीं ईरान आज की तारीख में ना सिर्फ यूरोपीय देश बल्कि चाइना और रशिया के बराबर खड़ा है। और खबरें ये भी आ रही थी कि यूक्रेन की जब युद्ध चल रहा था रूस में, बहुत से असलहे, बहुत से हथियार, बहुत सी टेक्नोलॉजी ईरान ने प्रोवाइड करी रशिया को। एक बात काज़मी साहब, दीपक जी, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। अब से तकरीबन 1.5 साल पहले प्रेस टीवी ने एक रिपोर्ट दी थी बाकायदा कि 50 मुल्क हैं कम से कम दुनिया के जो ईरान से या तो हथियार ले रहे हैं या हथियार लेने वालों की कतार में हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पूरी दुनिया में आर्म्स इंडस्ट्री और वो जो पूरी मंडी वेस्ट के हाथ में है, वो मंडी भी ईरान जो है वो छीन लेगा, डोमिनेट करेगा। जी बिल्कुल। खैर, ये परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी कि इजराइल में किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। एक सवाल और, उसके बाद मैं अतर साहब के पास आऊंगा आखिर में। एक चीज मैं काज़मी साहब आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, ईरान से हमारे अच्छे ताल्लुकात रहे, यहाँ तक कि जो खोमेनी फैमिली है वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में अवध से ताल्लुक रखती थी, जो रिवॉल्यूशन जिसने किया था। तो ईरान के और हिंदुस्तान के बड़े पुराने संबंध हैं, दोनों देशों का एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी है।
और ईरान तो हमें हमेशा सस्ता तेल भी देना चाहता था कि 3 गुना सस्ता तेल लीजिए, आप हमसे दिल खोल के तेल लीजिए, टेक्नोलॉजी लीजिए, लेकिन बीच में अमेरिका सैंक्शंस लग गए। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, जहां तक ईरान और हिंदुस्तान की बात है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, ये जो बीच में पाकिस्तान घुस रहा है, पाकिस्तान जो हमदर्द बन रहा है ईरान का, पाकिस्तान एक तरफ चीन के साथ है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ गोद में बैठा है। हमने देखा सीज फायर जिन परिस्थितियों में हुई और ट्रंप ने जिस तरह से बैक किया पाकिस्तान को क्या दूर किया जा सकता है? क्या रशिया और हिंदुस्तान और ईरान मिलकर पाकिस्तान को दूर कर रहे हैं? और क्या पाकिस्तान जो ईरान के करीब जा रहा है, क्या ये एक अमेरिकन गेम है? ये अमेरिकन गेम है? देखिए अमेरिका का प्रॉक्सी बन के जा रहा है वहां पर। मैं ये चाह रहा हूं पाकिस्तान का क्या रोल है, क्या पाकिस्तान को दूर किया जा सकता है? क्योंकि अगर पाकिस्तान दूर नहीं होगा तो ईरान और हिंदुस्तान जो दो आप कह सकते हैं डेवलपिंग मुल्क हैं, वो फिर कैसे एक होंगे? पाकिस्तान के रोल पे मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान इमीडिएट पड़ोसी है उनका, और कल्चरली भी नजदीक है, और पाकिस्तान खुद एक तरह से विदेशी पैसे से चलती हुई इकोनॉमी है, तो वो तो सहारा चाहते हैं कि ईरान से हमारे ताल्लुकात ठीक रहें, वो एक अलग एक चीज। भारत और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, रहे, और ईरान चाहता है ताल्लुकात अच्छे रखने। कल्चरली भी उनके यहाँ से इनकलाब के बाद में स्टूडेंट्स वो लोग प्रायोरिटी देते थे कि भारत में पहुंचे, ताकि जो कल्चरल डिफरेंस है यूरोप और ईरान का वो ना हो, और अपने कल्चरली नजदीक मुल्क भारत को मानते थे। लेकिन भारत को ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा ईरान का। क्या ये बात सही नहीं है कि अमेरिका के कहने से भारत ने इंडिया, पाकिस्तान, ईरान गैस पाइपलाइन से हाथ खींचा? क्या ये बात सही नहीं है कि चाबहार में भी उस स्पीड से भारत काम नहीं कर रहा जिस स्पीड से करनी चाहिए थी एग्रीमेंट के तौर पर? ईरान को इस बात की शिकायत है। चाइना, जापान वगैरह अपने काम काफी तेजी से कर रहे हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि हम अमेरिका के कहने पर हम तेल भी बंद कर देते हैं? हमारा भारत इतना बड़ा मुल्क है, हमें अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी हैसियत हमें मालूम होनी चाहिए। हम जहनी तौर पर अगर गुलाम हो जाएंगे, अगर हमारे यहाँ से अमेरिका और यूरोप से पढ़े आने वाले बच्चे ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे और फैसला करेंगे उसी वेस्टर्न नैरेटिव से, तो कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा? भारत को अपना असर्टिवनेस दिखाना चाहिए। और छोटे छोटे मुल्क, हमने अभी देखा कि भारत के लोग अमेरिका से आते हैं कड़ियों में, बेड़ियों में। कोलंबिया का प्रेसिडेंट कहता है कि मैं अपना जहाज भेजूंगा, ये हमें बेइज्जत करने का काम ना करें। हमारे अंदर वो सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम और अपने फैसले खुद करने का अगर रवैया बने और ईरान का भरोसा जीतें, तो यकीन जानिए ईरान भारत के बहुत नजदीक आना चाहता है, और भारत को बहुत फायदा है उसमें। तेल भी सस्ता मिलेगा, बहुत सी चीजें हो सकती हैं, हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, सारी चीजों में आसानी होगी। अतर साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, आपको लगता है कि पाकिस्तान एक एजेंडा के तहत ईरान के बहुत क्लोज आ रहा है? हालांकि क्लोज था, लेकिन जो इधर हम नजदीकियां देख रहे हैं, क्या आपको लगता है एजेंडा है पाकिस्तान का कि हिंदुस्तान को थोड़ा दूर करो यहां से? और क्या ईरान और हिंदुस्तान अगर करीब और आते हैं तो पाकिस्तान खुद डिस्टेंस हो सकता है? ये जो कांटा है क्या निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। मैं आपको इसको मैं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स को भी बता दूं कि पाकिस्तान, हम सिर्फ पाकिस्तान ना बोले, मुझे बड़ा आपत्ति है आतंकी पाकिस्तान बोले, क्योंकि जब हम खुद ही आतंकी पाकिस्तान नहीं बोलेंगे तो दुनिया कैसे बोलेगी आतंकी? ये हमने फॉरेन पॉलिसी में अपने अभी देख लिया कि हमारा कितना इम्पैक्ट रहा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप अभी तुरंत देखिएगा, जब वॉर खत्म हुई थी हमारी पाकिस्तान के साथ में, वॉर भी नहीं, जो एक क्राइसिस था हमारा बेसिकली, तो आप उठा के देखेंगे कि जनरल मुनीर जो है पाकिस्तान का आतंकी जनरल, वहां का शहबाज शरीफ, ये क्यों गए थे वहां तुरंत? ईरान जाकर ईरान क्यों गए थे ये? क्योंकि इनको ईरान से टेक्नोलॉजी चाहिए, इनको ड्रोन की टेक्नोलॉजी चाहिए जी, इनको वहां से मिसाइल की टेक्नोलॉजी चाहिए, इनको सस्ते में भिखारी पाकिस्तान को फ्यूल चाहिए जी, क्रूड ऑयल चाहिए उनको,
और ये सारी चीजें ये हमारे खिलाफ में करने की पूरी योजना है, क्योंकि मैं उस दौरान में काफी जो पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट जी हैं मैं उनको पता, तुरंत ईरान का नाम आया। जैसे इंडिया की वॉर जो शुरू इंडिया ने अटैक किया, उनको जो है तबाह किया आतंकी अड्डों को, तुरंत वहां के एक्सपर्ट को ईरान की याद आ गई। वैसे तो वो देख लीजिए किस तरह से अपने माइनॉरिटीज के साथ में पेश आते हैं। वो आप पारा चिनार का देख लीजिए किस तरह से जो है शियाओं को शहीद किया उन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने, उनकी पाकिस्तान सरकार में। ने, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सरकार ने ही किया ना सर। मैं तो उनको ही आतंकवादी मानूंगा, क्योंकि उनकी जो सेना है और सरकार है दोनों मिली हुई है। वो तो प्रॉक्सी है सरकार जो मतलब है आप ये वहां की कह रहे हैं कि ईरान एक शिया मुल्क है और पाकिस्तान शियाओं पे जुल्म ढा रहा है, वो कैसे एक नेचुरल अलाई हो सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? और नहीं, इससे तो ऊपर आ गई, लेकिन उनका शुरू से उनके जो मुल्ला हैं, खास करके वहां पे जो मौलवी हैं, वो पाकिस्तान बड़े के। पाकिस्तान के, वो बड़े मतलब जहर उगलते रहते हैं और माइनॉरिटीज के साथ में, और सिर्फ ना शियाओं के साथ में, बाकी और भी जो माइनॉरिटीज है उनके साथ में भी वो इस तरह का जो है बर्ताव करते रहते हैं। तो ये जो खेल है ये हमें बहुत हमारे जो स्ट्रेटेजी मेकर लोग हैं, जो हमारे खास करके जी जो विदेश नीति को देखते हैं, उनको ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान को किसी भी तरह से ईरान के नजदीक ना आने दिया जाए, क्योंकि ईरान हमारा बहुत पुराना अलाई है। ईरान हमें जो है फ्यूल दे सकता है सस्ते में, ईरान हमें टेक्नोलॉजी दे सकता है, टेक्नोलॉजी। ड्रोन, वहां की मिसाइल्स की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी टेक्नोलॉजी भी दे सकता है हमें। मिडिल ईस्ट में ही अगर हम बात करें तो 1 करोड़ लोग हमें जो है वहां पे नौकरी करते हैं, भारतीय लोग। इसराइल में क्या करते हैं जनाब? इसराइल तो जी हमसे पैसा लेता है, हथियार देता है, और वो पुरानी टेक्नोलॉजी मैं आ है रहा हूँ, इसराइल में। अब तो मैं आ रहा नया हूँ समय। उभरता हुआ जी मैं समझ गया। समय खत्म हो रहा है, पर लास्ट क्वेश्चन मेरा जो सवाल है, बहुत बुनियादी सवाल है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जवाब चाह रहा था। आपको क्या लग रहा है कि इस युद्ध में, ये जो युद्ध इस वक्त है जहां दोनों तरफ से बमबारी हो रही, दोनों तरफ से तबाही है, और जाहिर तौर पर अगर इंसानियत के नाते से देखें तो युद्ध चाहे वो ईरान इसराइल का हो या फिर वो यूक्रेन रूस का हो, युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंततः आखिर में इंसान ही मारा जाता है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि क्या ये युद्ध अभी महायुद्ध में तब्दील होता हुआ आपको दिख रहा है, या अगर अमेरिका रशिया ये सब एक होकर थोड़ा सा प्रेशर करें तो कंप्रोमाइज हो सकता है? क्या ईरान कंप्रोमाइज करने को तैयार होगा या नहीं होगा? देखिए, ईरान की तरफ से जो रिएक्शन प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से आया है वो ये कि जंग उन्होंने शुरू की है, खत्म करने का इख्तियार, हक हमारे हाथ में है। हम फैसला करेंगे कब जंग खत्म होगी, एक बात। दूसरी बात ये कि नेतन्याहू जिस अंदाज में चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया बदल जाए और पूरा मिडिल ईस्ट उनके हाथ में आ जाए, अब सीरिया को हड़प लो, अब लेबनान को भी हड़प लो, अगर उस इरादे से हर तरफ तबाही मचाने का इरादा रहेगा और इजराइल चाहेगा कि सब कुछ खा जाओ, वो अब ईरान ऐसा नहीं होने देगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। अतर साहब जी, अंतिम अंतिम 1 ही मिनट बचा है। हाँ बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, ये फैसला पूरे वेस्ट को लेना है कि जब तक वो फिलिस्तीन को आजाद नहीं करेंगे तब तक उनको ये अब उनके वर्ल्ड ऑर्डर पे चैलेंज होता रहेगा। एक एक मिसाइल जो है ईरान की, वर्ल्ड ऑर्डर के जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था उसको चैलेंज है, उस पे छाती पर एक एक मिसाइल विस्फोट कर रही है पुराने वर्ल्ड ऑर्डर के। तो ये उनको आपको सोचना पड़ेगा कि उनको जी हेजमनी चाहिए वेस्ट की, वेस्ट को। तो ईरान के साथ में बैठ के बात करें और फिलिस्तीन को आजाद करें। जब तक फिलिस्तीन को आजाद नहीं करेंगे तो फिर ये नहीं जंग तो रुकेगी और फिर दोबारा महायुद्ध होगा। क्या क्या काजमी साहब, अब आखिरी सवाल फिर पूछना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई जंग रोकना ही चाहते, क्या ईरान के पास वो असलहा, बारूद, मिलिट्री पावर और वो जखीरा है कि वो 1 महीने तक ये जंग लड़ ले? ऐसा है? एक महीने तक नहीं, बरसों तक लड़ सकता है। ओ माय क्या गॉड। क्या 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 आप सोच सकते थे? हमें ये बड़ा ताज्जुब होता है, जब ये जंग शुरू हुई थी अक्टूबर में, तो हमारे यहाँ के एंकर, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, ये कहते थे कि बड़ा सीक्रेट प्लान हमारे सामने है और इजराइल 1 हफ्ते में हमास को खत्म कर देगा। क्या ये पॉसिबल हो सका? क्या हमास से ये उम्मीद थी? वो जो 20 बरसों से घिरा हुआ था हर तरफ से, उसने अब तक इनको कोई कामयाबी नहीं आने दी। तो ईरान तो एक ऐसा मुल्क है जिसके रूस और चीन से भी अच्छे ताल्लुकात हैं और उसने अपने आप भी बहुत मजबूत खड़ा किया हुआ है। बरसों लड़ सकता है ईरान। इजराइल एक पट्टी है, अगर इसकी जोग्राफियाई हालत देखो तो कुछ भी नहीं है अगर अमेरिका उसको मदद ना करे।
गॉट इट। काज़मी साहब कह रहे हैं कि ईरान की जो सबसे बड़ी खासियत है कि 15-20 साल में इस पूरे मुल्क ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर फोकस किया, और मिसाइल में वो दुनिया के सबसे पहली कतार में आगे खड़ा हुआ है अमेरिका और फ्रांस के साथ। काज़मी साहब कह रहे हैं कि ईरान को हथियार किसी चीन से, किसी रूस से, किसी फ्रांस से लेने की ज़रूरत नहीं है। ईरान जो भी लड़ाई लड़ रहा है, जो भी गोला बारूद है, वो उसका खुद का है। जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो ईरान की अपनी है, और इस वजह से जो ज़ख़ीरा है ईरान के पास, वो सिर्फ 1 हफ्ता या 1 महीने का नहीं, वो ये लड़ाई काफ़ी लंबी खींच सकता है। यानी कहीं न कहीं डिसाइड पूरी दुनिया को करना होगा कि इस जंग को क्या रोका जाए, या ये जंग जो है कहीं तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील ना हो जाए, महायुद्ध में तब्दील ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो भारी नुकसान सबका ही होगा। और तीसरी बड़ी बात जो इस बातचीत में निकल के आ रही वो ये है कि हिंदुस्तान का रोल क्या होना चाहिए। हिंदुस्तान को क्या ईरान के अपने जो पुराने रिश्ते हैं उनको रिवाइव करना चाहिए, और इसलिए भी रिवाइव करना चाहिए क्योंकि हमारा एक पुराना साथी रूस और ईरान आज एक साथ है। जहाँ तक चाइना से बात है तो चाइना से हम 100 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया से जितना हम सामान इंपोर्ट नहीं कर सकते उससे कहीं ज़्यादा चाइना से कर रहे हैं। तो चाइना, रूस और ईरान, ये जो एक नया समीकरण बन रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, इमर्जिंग आप कह सकते हैं, दुनिया की ताकत उभर रही है, उसमें हिंदुस्तान को सिर्फ इतना देखना है कि पाकिस्तान को कांटे की तरह बाहर कर दें। और पाकिस्तान अपने आप कांटे की तरह बाहर हो सकता है जब हिंदुस्तान जैसा एक मजबूत देश ईरान से हाथ मिलाएगा। रूस उसके साथ पहले से ही खड़ा है। काज़मी साहब आप आए, अतर साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि जंग जैसे जैसे और आगे बढ़ती है, मैं आपको फिर से बुलाऊंगा। और जो आज आप दोनों ने रोशनी डाली उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने उन अंधेरों पे रोशनी डाली जो कहीं ना कहीं हमारी जो है नज़र में नहीं थे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच मिस्टर अतर।